नमस्कार। आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। ये 22 जून 2025 की समसामयिकी का भाग 1 है और जैसा आप जानते हैं हम यहाँ यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनका विश्लेषण करते हैं। आज हमारे पास वैश्विक निवेश, नैतिकता, शिक्षा और तकनीक से जुड़े कुछ अहम मुद्दे हैं। और हाँ, हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो इसे एक तरह से पुनरावलोकन के तौर पर भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज के माहौल में देखें तो ये सभी विषय काफी आपस में जुड़े हुए हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से इनकी समझ बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं UNCTAD की, मतलब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इनकी विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 आई है। रिपोर्ट ये बता रही है कि वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI लगातार दूसरे साल गिरा है। 11% की कमी है और अब ये $1.5 ट्रिलियन पर है। ये आंकड़ा मतलब पहली नजर में थोड़ी चिंता तो जगाता है। हाँ, ये जो ओवरऑल गिरावट है वो तो ध्यान देने वाली बात है ही, लेकिन इसके अंदर का जो पैटर्न है वो शायद ज्यादा दिलचस्प है। जैसे कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में FDI करीब दोगुना हो गया है। दोगुना? अच्छा। हाँ, जबकि दूसरी तरफ सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs से जुड़े क्षेत्र जैसे मान लीजिए नवीकरणीय ऊर्जा या पानी, इनमें निवेश 25 से 33% तक घट गया है। तो यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी भी हो सकती है कि वैश्विक पूंजी शायद भविष्य की डिजिटल दौड़ पर ज्यादा ध्यान दे रही है और सतत विकास कहीं पीछे छूट रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और रिपोर्ट में ये भी है कि अफ्रीका में FDI 75% बढ़ा है, लेकिन चीन में 29% की गिरावट आई है। जी हाँ। तो क्या ये भू राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में जो बदलाव आ रहे हैं उसका संकेत है? निश्चित रूप से। मतलब भू राजनीतिक जोखिम और ये जो नियरशोरिंग चलन है, उत्पादन को अपने देश के करीब लाना, वो अब साफ दिखने लगा है। भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि वो शीर्ष FDI स्थलों में बना हुआ है। 2024 में लगभग $28 बिलियन का निवेश आया। अच्छा। हाँ, और खास तौर पर सेमीकंडक्टर, EV और डिजिटल इंफ्रा जैसे क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए भी भारत दुनिया के टॉप 5 केंद्रों में शामिल है। तो रिपोर्ट यही सलाह देती है कि डिजिटल इंफ्रा को और बढ़ाया जाए, SDG फाइनेंसिंग मजबूत की जाए और नीतियां उसी हिसाब से बनाई जाएं। ये GS पेपर 3 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहता है और नैतिकता से भी जुड़ा है। ये है आत्मरक्षा का अधिकार। हाल में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इजराइल के जो कथित हमले हुए हैं, उसने इस बहस को फिर से तेज कर दिया है और ये GS पेपर 4 के लिहाज से भी प्रासंगिक है। हाँ, ये हमेशा से एक बहुत ही जटिल, नैतिक और कानूनी सवाल रहा है। मतलब आसन्न खतरा किसे माना जाए, इसकी परिभाषा क्या हो, फिर राष्ट्रीय हित कितने जरूरी हैं और वैश्विक स्थिरता का क्या, और सबसे मुश्किल सवाल कि नागरिकों को जो नुकसान होता है उसका क्या। हाँ, ये तो है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 आत्मरक्षा के अधिकार को तो मान्यता देता है, लेकिन जस्ट वॉर या न्याय संगत युद्ध का जो सिद्धांत है वो कहता है कि बल प्रयोग आनुपातिक हो, मतलब प्रोपोर्शनल, और आवश्यक हो, नेसेसरी। वॉल्जर और एक्विनस जैसे विचारकों ने भी इस पर काफी कुछ लिखा है। तो ये संतुलन साधना तो बहुत ही मुश्किल लगता है, खासकर जब हालात इतने तनावपूर्ण हों। बिल्कुल, बहुत मुश्किल। इसीलिए तो आनुपातिकता, आवश्यकता, पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक संयम जैसे सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि आत्मरक्षा का अधिकार कहीं आक्रामकता का बहाना न बन जाए। ये सिर्फ किताबी सिद्धांत नहीं है, बल्कि वास्तविक कूटनीति और सैन्य रणनीति में इस पर लगातार बहस चलती रहती है। सही कहा। अच्छा, अब चलिए भारत की ओर लौटते हैं और शिक्षा पर बात करते हैं। विद्या भारती ने 2047 तक भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए एक पंच परिवर्तन रणनीति पेश की है। यह मुझे लगता है मुख्य परीक्षा के उत्तरों में महत्व जोड़ने वाला बिंदु हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इसके जो 5 स्तंभ हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। पहला है सामाजिक समरसता, मतलब समावेशी शिक्षा। दूसरा, कुटुंब प्रबोधन, यानी पारिवारिक मूल्यों पर जोर। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, जैसे स्कूलों को हरा भरा बनाना। चौथा है स्व, मतलब आत्म पहचान और आत्मनिर्भरता, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शामिल है। और 5वां है नारी सम्मान, यानी लड़कियों की शिक्षा और नेतृत्व पर फोकस।
हाँ, तो ये एक तरह से आधुनिक कौशल को भारतीय मूल्यों के साथ जोड़ने का एक संगठित प्रयास है और जैसा आपने कहा, जीएस पेपर 2, 4 और निबंध के लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था और नैतिकता की इन बड़ी बातों के बीच जमीनी स्तर पर भारत तकनीक में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिलचस्प उदाहरण हैं, जैसे बीएसएनएल ने हैदराबाद में भारत की पहली स्वदेशी सिमलेस क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी FWS सेवा शुरू की है। हाँ, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये बिना फाइबर केबल के हाई स्पीड इंटरनेट देगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी पूरी तकनीक कोर नेटवर्क हो, रैन यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क हो या CPE यानी कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट, सब कुछ भारत में ही विकसित किया गया है। सिमलेस होना भी इसे खास बनाता है। और एक और खबर है, बेंगलुरु स्थित सीन्स मतलब सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के वैज्ञानिकों ने किफायती हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला एक उपकरण विकसित किया है। हाँ, ये एक शानदार इनोवेशन है। ये उपकरण क्या करता है कि सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है और इसमें महंगी धातुओं की जगह सस्ते और आसानी से उपलब्ध मटेरियल का उपयोग होता है। तो ये भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सही। अंतरिक्ष क्षेत्र से भी एक अहम खबर है। ISRO की जो SSLV तकनीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो पहली बार पूरी तरह से एक भारतीय कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपी जा रही है। जी, ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के निजीकरण और व्यवसायीकरण में एक मील का पत्थर है, कह सकते हैं। अब HAL इन छोटे रॉकेटों का निर्माण, मार्केटिंग और लॉन्चिंग खुद कर सकेगा। इससे ISRO बड़े मिशनों पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएगा। अच्छा, अब कुछ और विविध लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के लिए वित्त मंत्रालय से पुरस्कार मिला है। हाँ, IPPB जो संचार मंत्रालय के अधीन आता है, वो अपने डाकिये और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क के जरिए खासकर ग्रामीण भारत में डोर स्टेप बैंकिंग मॉडल से वित्तीय समावेशन में वाकई बड़ी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, एक और टर्म चर्चा में रहा, इजराइल की सैमसन ऑप्शन परमाणु नीति। ये क्या है? देखिए, ये एक कथित नीति है, कंफर्म नहीं है, जिसके अनुसार अगर इजराइल पर कोई ऐसा बड़ा हमला होता है जिससे उसके अस्तित्व पर ही खतरा आ जाए, तो वो शायद बड़े पैमाने पर परमाणु जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं माना कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, पर यह सिद्धांत उसके एक तरह की निवारण रणनीति का हिस्सा माना जाता है। और गोवा का पारंपरिक वाद्य यंत्र घुमट भी खबरों में था। हाँ, 2019 में इसे गोवा का राज्य विरासत वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। इसमें पहले मॉनिटर छिपकली की खाल लगती थी, जो अब वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत प्रतिबंधित है। अच्छा। तो अब बकरी या सिंथेटिक खाल का उपयोग होता है। ये मामला दिखाता है कि कैसे विरासत संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के बीच कभी-कभी संतुलन बनाना पड़ता है। सही बात। और अंत में ईरान की फोर्डो परमाणु सुविधा। जी, ये ईरान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली भूमिगत यूरेनियम संवर्धन सुविधा है। ये एक पहाड़ के नीचे करीब 80 मीटर गहराई में बनी है। तो मौजूदा जो भू राजनीतिक तनाव हैं, खासकर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच, उसमें ये सुविधा रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये थी 22 जून 2025 भाग 1 की कुछ प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। हमने वैश्विक निवेश के बदलते रुझानों से लेकर आत्मरक्षा की नैतिक दुविधाओं, भारत की शिक्षा रणनीति, घरेलू तकनीकी सफलताओं और कुछ सांस्कृतिक व रणनीतिक मुद्दों पर बात की। हाँ, और आज की चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाती है, जिस पर शायद श्रोता विचार कर सकते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें, तकनीकी आत्मनिर्भरता जैसे 5G या हरित हाइड्रोजन, वैश्विक आर्थिक बदलाव जैसे FDI पैटर्न और आंतरिक सामाजिक रणनीतियां जैसे पंच परिवर्तन, ये सब मिलकर भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और नैतिक चुनौतियों के इस दौर में भारत के विकास की दिशा तय कर रही हैं। बिल्कुल, एक अहम सवाल। तो यदि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही इसके अगले भाग के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।